excessive heat, thinner section tends to bend, उसमें डिस्टॉर्शन होता है। तो थिनर सेक्शन में हीट की वजह से डिस्टॉर्शन हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। So next disadvantage, welded joint need stress relieving and heat treatment। जो ये रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, इससे रिमूव करने के लिए हमें क्या लगता है, हीट ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग द रेसिडुअल स्ट्रेसेस। वेल्डिंग गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशन, फ्यूम्स एंड स्प्लैटर। जनरली जब हम वेल्डिंग करते हैं, इट गिव्स हार्मफुल रेडिएशन। आपने आर्क वेल्डिंग देखा है, इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग करते वक्त हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, बिकॉज द रेडिएशन विच इज जनरेटेड बाय द आर्क, it is harmful to our eyes. It is again generate toxic fumes, splatters. That's why we need gloves to avoid this splatter. तो ये सारे डिसएडवांटेज है वेल्डिंग के लिए। जिग्स एंड फिक्सचर may also be needed to hold and position the part to be welded. सिंपल पार्ट है तो उसे आप वॉइस वगैरह में फिक्स कर सकते हो, बट इफ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, then specially designed holding devices are required, which are called as jig and fixtures. Jig and fixtures are nothing but the specifically designed holding devices. तो वेल्डिंग के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स की वेल्डिंग होती है, उसके लिए जिग्स एंड फिक्सचर रिक्वायर्ड होते हैं। एज प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग जॉब्स आर रिक्वायर्ड बिफोर वेल्डिंग। एज प्रिपरेशन मतलब अगर इन दो बार्स को मुझे वेल्ड करना है, these two bars if required to be welded, तो हम इसे ऐसे फ्लैट नहीं रखते। जनरली अगर आप वेल्डिंग देखा होगा तो बार को हम कभी फ्लैट नहीं रखते हैं। सो हाउ दिस बार्स आर यूज, इंस्टेड ऑफ दिस शेप, ये साइड हम फ्लैट नहीं रखते हैं, हम इस तरह का शेप उसे देते हैं। ये कोनिकल शेप या टेपर्ड शेप यहाँ पर जो हम प्रोवाइड करते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड एज एज प्रिपरेशन, बिकॉज instead of giving flat shape or providing flat shape for welding, this shape gives a space where excess metal for joining like this. यहाँ अगर हम ये ग्रू जनरेट करेंगे, दिस ग्रू सर्व एज अ स्टोरेज एरिया फॉर वेल्ड मेटल। ये क्या होता है, ये ग्रू स्टोरेज एरिया फॉर वेल्ड मेटल हम यूज कर सकते हैं। सो जनरेटिंग दिस ग्रू इज कॉल्ड एज एज प्रिपरेशन। इस ग्रू को जनरेट करना मतलब एज प्रिपरेशन। तो वेल्डिंग जॉइंट के लिए ये एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, जनरली फॉर आर्क वेल्डिंग। मोस्टली ये आर्क वेल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्किल्ड वेल्डर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वेल्डिंग। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि वेल्डिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये जॉब आपने फर्स्ट ईयर में किया है और ये कितना डिफिकल्ट है ये आपको प्रैक्टिकली पता है। Heat during welding produces metallurgical changes, as the structure of welded joint is not same as that of parent metal. Metallurgical changes means, देखिए, मेटल
या कोई भी मटेरियल जब बनता है उसे आप मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर देखोगे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपने शायद 12th में पढ़े हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफाइन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मेटल। बिकॉज ऑफ द वेल्डिंग देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट मेटल का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और जो वेल्डिंग से जॉइंट बना है उस जॉइंट का मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। सो दैट इज द 7th पॉइंट। हीट ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोड्यूसेस मेटलर्जिकल चेंजेस। जो हीट जनरेट होती है वेल्डिंग के वक्त उसकी वजह से मेटलर्जिकल चेंजेस होते हैं इन द स्ट्रक्चर। एक्चुअल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, जहाँ मॉलिक्यूल जिस स्ट्रक्चर में ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ फॉर फॉर्मिंग द एलिमेंट, दैट स्ट्रक्चर इज चेंज ऑफ दैट ऑफ पेरेंट मेटल एज वेल एज वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और पेरेंट मेटल का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेल्डेबिलिटी। तो हमने एडवांटेज देख लिए, ठीक है, वेल्डिंग के कुछ डिसएडवांटेज है वही भी देख लिए। नाउ दिस वन इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म which is concerned to the welding, that is weldability. Weldability is what? It is the ability of that metal to get weld. Good weldability मतलब वो मेटल इजीली वेल्ड कर सकते हैं। बैड वेल्डेबिलिटी मतलब वो उस मेटल को वेल्ड कर पाना इतना इजी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। सो वेल्डेबिलिटी डिफाइन एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल to get welded into a permanent joint. So that is the weldability. It is a capacity of metals. It is what? It is a capacity of metals being welded into inseparable joints. ये मेटल की कैपेसिटी है जो हर मेटल की अलग अलग होगी। किसके लिए? इनटू इनसेपरेबल जॉइंट वेल्ड होना। वो कितने अच्छे तरीके से जॉइंट हो सकता है, लेकिन कौन सा जॉइंट? इनसेपरेबल, जो इजीली सेपरेट नहीं होगा। हैविंग स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, वेल्ड तो हो गया लेकिन उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। कैसे? वेल्ड स्ट्रेंथ, प्रॉपर स्ट्रेंथ का वेल्ड जनरेट होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात हमने पहले की थी, मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर। तो इट इज अ कैपेसिटी ऑफ मेटल being welded into inseparable joint having specified properties such as weld strength and proper structure, उसे क्या कहते हैं हम? वेल्डेबिलिटी। सो इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द मेटल। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो ये वेल्डिंग एक मेटल की एबिलिटी है गेटिंग वेल्ड इनटू अ गुड जॉइंट। इफ वेल्डेबिलिटी इज गुड then that material can be easily welded. वेल्डेबिलिटी अच्छी है मतलब हम बहुत आसानी से उस मेटल को वेल्ड कर सकते हैं और आपको जो जॉइंट मिलेगा वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जॉइंट मिलेगा। एंड क्वालिटी ऑफ जॉइंट विल बी ऑल्सो गुड। दैट इज द गुड वेल्ड मीनिंग ऑफ गुड वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब मेटल वेल्डेबल है या नहीं है ये कौन डिफाइन करता है? सो दिस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट वन इज अ मेल्टिंग पॉइंट। इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल is very large, then that metal may not be a weldable metal. Or inversely, if melting point of metal is very low, in that case also it is not a good weldable metal. Means too high melting point and too low melting point both reduce the weldability of metal. Thermal conductivity. मेटल
वेल्ड होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हीट। हीट के वजह से या तो मेटल प्लास्टिक स्टेट में आना चाहिए या फिर वो मेल्ट होना चाहिए. बट इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मेटल इज टू हाई, बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है, आपने एक पॉइंट पे उसे हीट अप्लाई की तो वो तुरंत उसके दूसरे एंड पे चले जाती है. सो इन दैट केस द वेल्डिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जितनी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी उतना वेल्डिंग डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लोकलाइज हीटिंग नहीं हो पाती. वेल्डिंग में क्या चाहिए? जहाँ जॉइंट है वहाँ पर वो तुरंत हीट हो देना चाहिए. लेकिन अगर कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, उस केस में जॉइंट जहाँ करना है आपको वहाँ से हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, एंटायर बॉडी में चली जाएगी. सो थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत हाई है उस केस में वेल्डेबिलिटी लो होती है. थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन या एक्सपांशन या श्रिंकेज, कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने कहाँ देखा है? कास्टिंग में देखा है. मोस्ट ऑफ द मटेरियल when heated expand and when cooled contract. मोस्ट ऑफ द मटेरियल. एक ही एक्सेप्शन है, आइस. तो थर्मल एक्सपांशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में वेल्डिंग डिफ़िकल्ट है. वो कम से कम होना चाहिए. मीन्स थर्मल एक्सपांशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल so that the weldability is good. Means more thermal expansion, less weldability. More melting point, less weldability. Too low melting point, बहुत कम melting point, वहाँ पर भी lower weldability है. थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत लार्ज है उस समय वेल्डेबिलिटी लोअर है. थर्मल एक्सपांशन भी बहुत ज़्यादा है, उस केस में वेल्डेबिलिटी लोअर है. सरफेस कंडीशन. गुड सरफेस कंडीशन. सरफेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है तो जॉइंट प्रॉपर होगा, वेल्डिंग जॉइंट प्रॉपर होगा. सरफेस के ऊपर ऑक्साइड है, सरफेस के ऊपर डर्ट है, सरफेस के ऊपर वाटर है, सरफेस के ऊपर ऑयल है, ग्रीस है, इन दैट केस द जॉइंट विल नॉट बी प्रॉपर. सरफेस कंडीशन मतलब क्लीन एंड स्मूथ सरफेस गिव्स बेटर वेल्डेबिलिटी. सरफेस with dirt, grease, oil, oxide layer will give less weldability. Change in microstructure. application of heat, application of pressure. अगर मेटल का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज करते हैं, in that case it will reduce the weldability. If application of heat, application of pressure do not change the microstructure of metal, then it will give a good weldability. So that is change in microstructure. Now, if above properties of metal is considered undesirable with respect to weldability, then they may be corrected by proper shielding atmosphere. इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल फैक्टर. वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी एकदम समझ में नहीं आएगा. वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? प्रॉपर शील्डिंग एटमॉस्फेयर. देखिए, वेल्डेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द ऑक्सीजन इन एयर, बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज एट एनी स्टेज. ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है. दिस प्रोसेस गिव्स बैड इफेक्ट ऑन मेटल. ऑक्सीडेशन ये मेटल के लिए सुटेबल नहीं होता है. तो शील्डिंग अगर आप प्रोवाइड करते हो एटमॉस्फेयर से, by any means, if shielding is provided from the atmosphere, weldability greatly improves. So by providing proper shielding atmosphere, आप weldability बढ़ा सकते हो. Then proper fluxing material will also improve the weldability. फ्लक्स क्यों यूज होता है ये हम धीरे धीरे देखेंगे. बट अगर आपने वेल्डिंग इलेक्ट्रोड देखा है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सेंटर में मेटल होता है और सराउंडिंग में कोटिंग होती है. दैट कोटिंग इज कॉल्ड एज फ्लक्स एंड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ यूज इन वेल्डिंग. वो हम धीरे धीरे देखेंगे. बट दैट फ्लक्सिंग मटेरियल
also improve the weldability. तो weldability improve की जा सकती है by providing proper shielding atmosphere, by providing proper fluxing material, after that proper filler metal. अगर दो मेटल वेल्डेबल नहीं है एक दूसरे के साथ तो आप वेल्डेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो? फिलर मेटल एक ऐसा यूज कीजिए जो आपको एक प्रॉपर वेल्डिंग जॉइंट दे सके. सो यूजिंग प्रॉपर वेल्डिंग मटेरियल और फिलर मेटल also improves the weldability. Next, proper welding procedure. प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसीजर. हमने बहुत सारे टाइप्स के वेल्डिंग मेथड देखे, लेकिन कुछ मेटल्स आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डेबल होते हैं, कुछ मेटल्स गैस वेल्डिंग के लिए ज़्यादा वेल्डेबल होते हैं. सो वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोसीजर ऑल्सो. सम मेटल्स आर मोर वेल्डेबल फॉर आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग में भी कुछ मेटल्स हो सकते हैं जो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए वेल्डेबल हो, कुछ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए हो. वही मेटल गैस वेल्डिंग के लिए वेल्डेबिलिटी बहुत लो होगी उसकी. कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो गैस वेल्डिंग के लिए वेल्डेबिलिटी हाई है, बट आर्क वेल्डिंग के लिए उसकी वेल्डेबिलिटी क्या है? लो है. सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोसीजर वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स. प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल बिफोर एंड आफ्टर वेल्डिंग ऑल्सो इम्प्रूव द वेल्डेबिलिटी. हीट ट्रीटमेंट से भी आप वेल्डेबिलिटी को वेरी कर सकते हो. सो वेल्डेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिसाइडिंग. वेल्डेबिलिटी से आप क्या क्या डिसाइड कर सकते हो? ये मेटल वेल्डिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसकी उस मेटल की प्रॉपर वेल्डिंग करने के लिए आपको एक्सटर्नल कंडीशन क्या रखनी है, मतलब कौन सा फिलर मेटल यूज़ करना है, शील्डिंग यूज़ करनी है क्या, फ्लक्स मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, वेल्डिंग प्रोसीजर कौन सा सिलेक्ट करना है. दिस डिपेंड्स अपॉन वेल्डेबिलिटी कंसेप्ट. देखिए, continuing the weldability, what are the now these factors of weldability? Some metal or metal combination can be readily welded by one process but are difficult by other. जैसे मैंने बताया, कुछ मेटल्स हो सकते हैं जो आर्क वेल्डिंग से इजीली वेल्डेबल है लेकिन गैस वेल्डिंग से नहीं वेल्ड हो सकते. कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो गैस वेल्डिंग से इजीली वेल्डेबल है लेकिन आर्क वेल्डिंग से नहीं हो सकते. एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील इज रेडिली वेल्डेबल बाय मोस्ट ऑफ द आर्क वेल्डिंग. AW मतलब आर्क वेल्डिंग, RW मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग. तो स्टेनलेस स्टील को अगर आपको वेल्ड करना है तो आप आर्क वेल्डिंग यूज करोगे या रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज करोगे? मीन्स स्टेनलेस स्टील की वेल्डेबिलिटी बहुत हाई है इफ यू आर यूजिंग आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग. बट the same metal has very low weldability when we are using oxygen welding. OFW मतलब ऑक्सीजन फ्लेम वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग के लिए इसकी वेल्डेबिलिटी क्या है? बहुत लो है. स्टेनलेस स्टील कैन नॉट बी गैस वेल्डेड बट इट इज इजीली वेल्डेड यूजिंग आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग. तो वेल्डेबिलिटी चेंजिंग फैक्टर है. स्टेनलेस स्टील की वेल्डेबिलिटी बुरी है ऐसा हम नहीं कह सकते, अच्छी है ऐसा भी नहीं कर सकते. आप कौन सी मेथड यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है. आर्क वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज करोगे वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी है. गैस वेल्डिंग यूज करते हो वेल्डेबिलिटी इज पुअर. सो इट डिपेंड अपॉन प्रोसेस. मेटल्स विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द वेल्ड. ये तो हमने डिस्कस किया है. विच कॉजेज प्रॉब्लम. कंडक्टिविटी अगर बहुत हाई है तो हीट आपको जहां वेल्डिंग करनी है वहां पर रुकेगी ही नहीं, वो कंडक्ट हो जाएगी, किसी दूसरे जगह पर चली जाएगी. तो उस केस में वेल्डेबिलिटी पुअर होती है. सबसे बड़ा एग्जांपल है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कैन नॉट बी इजीली वेल्डेड. बहुत डिफिकल्ट है एल्यूमिनियम को वेल्ड करना बिकॉज हीट कंडक्टिविटी इज वेरी हाई फॉर एल्यूमिनियम.
नेक्स्ट वन, हाई थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल कॉजेज डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम। वेल्डेबिलिटी पुअर हो जाती है अगर मेटल बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है हीट अप्लाई करने के साथ, और बहुत एक्सपांड होता है हीट अप्लाई करने से, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हीट हम उसे रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, तो उसके वजह से वेल्डेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम होते हैं। Dissimilar metal pose problems in welding when their physical, mechanical properties are different. Dissimilar metal को वेल्ड करना ये भी डिफिकल्ट टास्क है। कुछ पर्टिकुलर मेथड होती है जिनके लिए इनकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, वो टिपिकल मेथड्स है। नहीं तो इन जनरल डिसिमिलर मेटल की एक दूसरे के साथ वेल्डेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। फिलर मेटल मस्ट बी कंपैटिबल विथ बेस मेटल। फिलर मेटल के साथ वेल्डेबिलिटी कब अच्छी होगी, फिलर मेटल और बेस मेटल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, मतलब अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। इन जनरल एलिमेंट मिक्स इन लिक्विड स्टेट दैट फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन अपॉन सॉलिडिफिकेशन डू नॉट कॉज अ प्रॉब्लम। वो मेटल लिक्विड स्टेट में पूरी तरह से मिक्स होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी क्या होगा, वो जब सॉलिडिफाइड होगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर लिक्विड स्टेट में दो मेटल मिक्स नहीं होते हैं, मतलब सॉलिडिफिकेशन के बाद वो प्रॉपर जॉइंट नहीं दे पाएंगे, इट विल गिव पुअर वेल्डेबिलिटी। सरफेस कंडीशन, सरफेस शुड बी क्लीन एंड नीट, सिंपल वर्ड में अगर बोले तो। मॉइस्चर कैन रिजल्ट इन पोरोसिटी इन फ्यूजन जोन। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो और वहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है तो पोरोसिटी का प्रॉब्लम आएगा, वेल्ड कंटिन्यूस और स्ट्रांग नहीं बनेगा, उसमें ऐसे होल्स जनरेट हो जाएंगे। सो मॉइस्चर मीन्स लो वेल्डेबिलिटी। Oxide and other films on metal surface can prevent adequate contact and fusion. सरफेस क्लीन ही होना चाहिए, ऑक्साइड लेयर मतलब किसी भी तरह का जंग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ऑयल, ग्रीस और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट देयर। उससे क्या होगा, जॉइंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस डे। In next class we will start with the arc welding. So I will suggest you to go through the notes which is uploaded in Google Classroom, as well as write your name in the comment section of this video in YouTube for the marking of your attendance. Thank you students. We'll meet in next class.